किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं के रासायनिक द्रव्यमान और उसके रासायनिक द्रव्यमान और रासायनिक गुणों को दर्शाने के लिए इसमें परमाणु द्रव्यमान और सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इन्हीं को समझने के लिए मैं दीपक कुशवाहा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है परमाणु एवं अणु लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कैसे होता है और इनसे जो पदार्थ बनता है या अणु बनता है वो कैसे होते हैं। तो देखते हैं कि जो हमारा जो परमाणु है, अणु है, ये जो है आपस में जब अभिक्रियाएं करता है, रासायनिक अभिक्रियाएं करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो रासायनिक सूत्र होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, जो दो अणुओं के आपस में रासायनिक अभिक्रियाओं से मिलकर बना होता है और एक नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यदि आप देखेंगे कि जो रासायनिक सूत्र और आणविक द्रव्यमान होता है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रासायनिक सूत्र क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं एवं है ना, अणुओं एवं परमाणुओं का क्या होता है, अणुओं एवं परमाणुओं का संकेत होता है। और आणविक द्रव्यमान क्या होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अणुओं एवं परमाणुओं का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन को का प्रतीकात्मक है ना, प्रतीकात्मक निरूपण होता है ना। रासायनिक सूत्र की विशेषताएं रासायनिक सूत्र के संगठनों के संयोजन एवं आवेश के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि जो रासायनिक सूत्र होते हैं उस रासायनिक सूत्र में मिलने वाले जो अणु है और परमाणु है उनका योगात्मक अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें यदि आप देखोगे कि यौगिक में रासायनिक सूत्र की संरचना धातु को पहले लिखा जाता है और अधातु को बाद में लिखा जाता है। मतलब सबसे पहले किसको लिखेंगे, धातु को, सबसे पहले किसको लिखेंगे, धातु को, फिर उसके बाद लिखेंगे अधातु को। जैसे यहां पर आप देखोगे कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहां पर यदि आप देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम क्या है, मेटल है, ऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल है। तो सबसे पहले किसको लिखा गया है, कैल्शियम को, उसके बाद ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या है, मेटल है, क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल है, इसलिए पहले लिखा गया। ठीक है, बहुपरमाणविक आयन के रासायनिक सूत्र में आने वाली स्थिति में इनके कोष्ठक ब्रैकेट में रखा जाता है। ठीक है, फिर संयोजकता अथवा आवेश को कोष्ठक के नीचे। जैसे यहाँ पर यदि आप देखोगे कि ये बहुपरमाणविक है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, Ca लिखेंगे, और यहाँ पर ये परमाणु को किस में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ऐसे NH4 है, ठीक है, SO2 है, इनको हम क्या करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे क्या है, रासायनिक सूत्र लिखने के नियम, यानी रासायनिक सूत्र हम कैसे लिखें उसका रूल क्या होता है वो। सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं को चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है। मतलब यदि हम देखें कि मान लीजिए हम जैसे H2O, आपने बोल दिया कि सर हमें पानी लिख के बताओ, तो हमने लिख दिया पानी, H2O लो लिख दिया, पानी है। ठीक है, अब पानी ये जो है H2O भी पानी ही है, और एक पानी आप ऐसा लिख सकते हो जिसको आप लिखते हो पानी। समझ में आया कि नहीं आया, ये है पानी। ओके, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो हम चिन्ह है, सबसे पहले पानी का में भाग लेने वाले हमने परमाणुओं को लिखा, अणुओं को लिखा। पानी में भाग लेने वाला जो अणु है और परमाणु है वो क्या है, H है और O है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया करके एक नए प्रोडक्ट का, एक नए पदार्थ का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। समझ में आ रहा। अगला, अब इन चिन्हों के नीचे इनकी संयोजकता या आवेशों को लिखा जाता है। मतलब इनके नीचे जो है, जैसे यदि आप देखोगे कि O है, क्या बच्चा, O है, इसकी संयोजकता इस तरीके से लिखेंगे -2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब संयोजकता परमाणुओं को संयोजकता की ओर क्रॉस करते हैं, यानी उसको हम क्या कर देते हैं, क्रॉस करते हैं। परिणाम स्वरूप पहला परमाणु दूसरे परमाणु की संयोजकता का ग्रहण करता है तथा दूसरी संयोजकता वाले क्या होता है, नहीं करता। संयोजकता को क्रॉस करने के रासायनिक सूत्र तैयार हो जाता है। नियम पस्ट, जब संयोजकता एक होती है तो अधोलिखित नहीं होता है। जब बहुपरमाणविक आयन 2 या 2 से अधिक संयोजकता होती है तो उस बहुपरमाणविक आयन को कोष्ठक में लिखकर प्रदर्शित करते हैं ताकि बहुपरमाणविक आयन अधोलिखित अंक के साथ ना मिल जाएं।
कैसे जरा देखते हैं। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। अब बेटा यहां पर है हमारे पास हाइड्रोजन है और सल्फाइड। हाइड्रोजन जो है H है, सल्फाइड H है। तो यहां पर ये देखोगे कि हाइड्रोजन की संयोजकता +1 होती है, सल्फाइड की -2 होती है। अब जब हम इसकी संयोजकता लिख लिए हैं तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन जो है इधर की ओर होगा और इसका इधर की ओर होगा। जब इसका इधर होगा तो इसका इंटू इधर करोगे तो H2 है और इधर होगा तो S है। इसका फॉर्मूला क्या है? H2S। समझ में आया कि नहीं? अगला कार्बन डाइऑक्साइड C और O। ठीक है। अब जो कार्बन है इसकी संयोजकता होती है +4 और O की होती है -2। तो यदि आप देखोगे तो इसकी इधर की ओर इसका क्रॉस करेंगे ना, तो जब क्रॉस होगा तो इसका क्रॉस इधर की ओर, इसका क्रॉस इधर की ओर, तो इधर होगा तो C2O4। ठीक है। अब ये क्या है? आप देखोगे 2 2 से 4, तो यहां पर 2CO2, तो इसको क्या होता है? CO2 हो गया। समझ में आया कि नहीं है? इसी तरह अगला ये देखोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। H क्या होता है? इसका +1 संयोजकता होती है। Cl जो होती है इसके -1 होती है। ठीक है। अब क्या करोगे? इनका क्रॉस है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर, इधर ये क्या है? H। ठीक है, सॉरी, यहां पर यदि आप देखोगे Cl का भी एक ही होता है, -1 होता है। तो इसका इधर करोगे, इधर करोगे तो क्या हो जाएगा? HCl हो गया। अब इसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन क्या होता है? C और क्लोराइड क्या होता है? Cl। कार्बन क्या होता है? +4 और Cl कितना होता है? -1। इसका इधर की ओर, इसका इधर की ओर, तीसरा करोगे तो C, इधर करोगे तो Cl4। कार्बन क्या हो गया? टेट्राक्लोराइड CCl4। तो CCl4 किसका है बेटा फॉर्मूला? कार्बन टेट्राक्लोराइड के। HCl किसका होता है? हाइड्रोक्लोरिक के, है ना। H2S किसका होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के। CO2 किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के। यहां पर ऐसे दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम जो होता है बेटा Mg और क्लोराइड होता है Cl। मैग्नीशियम का जो चार्ज होता है ये होता है +2, क्लोराइड का कितना होता है? -1। अब क्या करेंगे? क्रॉस, क्या करेंगे बेटा? क्रॉस, इसका इधर की ओर, इसका इधर की ओर, तो इधर एक का इसमें करेंगे तो Mg और इधर करेंगे तो क्या होगा? Cl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया? MgCl2। अब यहीं पे एल्युमिनियम ऑक्साइड का देते हैं, देखते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहां पर एल्युमिनियम का होता है +3, ऑक्सीजन का -2। तो अब यहां पर आप देखोगे क्रॉस सेक्शन, क्रॉस कराएंगे तो Al2 और इधर करोगे तो O3 हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो Al2O3 हो गया। ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम होता है Ca, ऑक्साइड O। कैल्शियम का जो चार्ज होता है वो होता है +2, ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है -2। इनका क्रॉस तुम करोगे, क्या करोगे बेटा? क्रॉस करोगे तो इसका इधर की ओर, इसका इधर की ओर, तो इसका इधर करोगे तो क्या हो जाएगा? C। अब यहां पर माइनस प्लस क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा, तो CaO हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। अगला सोडियम नाइट्रेट क्या है बेटा? ये थर्ड है सोडियम नाइट्रेट। अब इसका आप करके मुझे बताओ, कमेंट में जरूर बताएंगे कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसा होगा। ये आप करके मुझे कमेंट करेंगे। समझ में आया कि नहीं है? आगे बात करते हैं। अगला है एल्युमिनियम सल्फेट। क्या है बेटा? एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम क्या होता है बेटा? Al होता है। सल्फेट क्या होता है? SO4 होता है। यहां पर Al जो होता है इसकी बैलेंसी कितनी होती है? अब देखो तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये जो हमने आपको बताया यहां पर क्या चार्ज इसमें नहीं है। आप पिछली क्लास में आप पढ़े होंगे, जो इसके पहले जो वीडियो आए हैं उसमें आप देखेंगे कि आप ये चार्ज पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि एल्युमिनियम का चार्ज कितना होता है, सल्फेट में कितना होता है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है। अब यहां पर यदि आप देखोगे तो एल्युमिनियम जो होता है और एल्युमिनियम Al कितना शो करेगा, ये ध्यान रखना है। SO4 होता है, -2 शो करता है, ये कितना शो करेगा? Al,
है ना, ये +3 शो करता है, तो इसका इंटू इधर की और इसका इंटू इधर की, तो ये Al2SO4 3 इस तरीके से ये शो करता है। अगला यदि देखो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca, ये पहला हो गया। दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH होता है, कैल्शियम होता है +2 बिट, है ना, ये कितना होता है माइनस, इसका इंटू इधर की ओर, इसका इंटू इधर की ओर, तो ये होगा Ca और OH, ठीक है, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इधर समझ में आया कि नहीं है, CaOH2 होगा, यहाँ पर ऑक्साइड का OH का -1 होता है, ठीक है। अगला क्या है, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आप करके मुझे बताएंगे कमेंट पे। ध्यान रखना, आप करोगे जब समझ में आएगा, बनेगा, नहीं बनता है तो आप मुझे बताएंगे, हम फिर से आपको बताएंगे, दोबारा बताएंगे। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो देखो, आणविक द्रव्यमान वो चीज है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु हैं, उनके द्रव्यमान जो होता है उसे हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं के द्रव्यमान को ही हम क्या बोलेंगे, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अणु ले रहे हैं भाग, जितने भी अणु भाग ले रहे हैं, उन सभी के द्रव्यमान को ही हम क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान। जैसा देखते हैं, किसी पदार्थ के आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। मतलब यदि मान लीजिए हमने लिखा है CO2, तो इसमें O और O2C और O2 दोनों का द्रव्यमान पता होगा, वही क्या होगा, आणविक द्रव्यमान। मतलब इसका एक्चुअल में द्रव्यमान क्या होगा वो हमें पता चलेगा। तो वही यहाँ पर बोला है कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिस पर परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? अगला बच्चा है कि यदि आप देखोगे, जैसे उदाहरण के लिए जल, ठीक है, जल का आणविक द्रव्यमान देखते हैं तो 18 एक बताया गया है। तो कैसे 18 बताया गया, ये देखो, जिसका आणविक द्रव्यमान परिकलन हम करेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो एक अणु किसके है बेटा, ऑक्सीजन के, और 2 अणु किसके हैं, हाइड्रोजन के, ठीक है। तो अब यदि देखोगे तो जल में जिसमें 2 परमाणु हैं, 2 परमाणु किसके हैं, हाइड्रोजन के, 1 परमाणु किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो यदि आप देखेंगे तो यदि देखो तो 2 × 1 + 1 है ना। तो यहां पर यदि आप देखोगे तो कितने अणु है, 2 किसके अणु है, हाइड्रोजन के, है ना। तो कितने, 1 + 1, और 1 किसके, देखो 2 अणु किसके, हाइड्रोजन के, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने, 1, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 8, 16 और 2 कितने हो गए, 18। तो टोटल कितने अणु हो गए, 18। आणविक द्रव्यमान कितना होगा, 18। अब यहीं पर मान लीजिए किसका, कार्बन का आप देख लीजिए। कार्बन का यदि आप देखोगे तो कार्बन का कितना होगा, CO2 यदि आप देखोगे इसमें आपको दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी चीज, यहाँ पर एक और दिया है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पर अमोनियम का दिया है। अमोनियम में ये देखेंगे कि NH4 है, तो NH4 में N कितने हैं, 1, H3 कितने हैं, 3। तो यदि हाइड्रोजन के अणु 3 है तो देखो, एक जो हो गए 1 प्लस, यदि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन कितना है, 1, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 + 14 14, तो बराबर कितना हो गया, 14, 15, 16, 17। तो टोटल कितना हो गया, 17, ठीक है। अब यहीं पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का आप देख लो। HCl का यदि आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, क्लोरीन का कितना होता है, 35 होता है, 35.35.5 होता है क्लोरीन का, है ना। तो 1 × 1 + 1 × 35.5 35.5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 + 1 36.5। तो यहाँ पर जो हो गया हाइड्रोक्लोरिक हो गया कितना, आणविक द्रव्यमान 36 + 1 हो गया। फास्फोरस जो होता है PO4, इसका कितना होता है, तो इसका होता है 31। तो 31 × 4 तो कितना हो गया, 124। समझ में आया कि नहीं है? तो ये क्या हो गया, ये इनका आणविक द्रव्यमान हो गया। किसका आणविक द्रव्यमान हुआ, पदार्थों का। समझ में आया कि नहीं है? अगला क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना है, 1 होता है, तो यहाँ पर 2 हो गया, तो क्या हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 8, 16 होता है। 1 ऑक्सीजन को 16, तो 2 का कितना हो गया, 32 हो जाएगा।
ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का कितना होता है 32 और ऑक्सीजन कितना होता है 16, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो आप देखोगे तो 16 दूनी 32 और 32 कितना हो गया 64, यानी 64 हो जाएंगे, ये देखोगे 64 है ना। फिर अगला इसी तरह से यदि आप देखोगे तो ये आपने दिया देखा आणविक। अगला क्या है, सूत्र इकाई द्रव्यमान, ठीक है, फॉर्मूला यूनिट मास। किसी यौगिक का सूत्र द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के सूत्र द्रव्यमानों का योग होता है, वही जो है ना फॉर्मूला। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से आणविक द्रव्यमान का परिकलन करते हैं, यानी सूत्र द्रव्यमान उसी तरह से पता करते हैं जैसे हम क्या करते हैं आणविक द्रव्यमान पता लगाते हैं। सोडियम क्लोराइड के लिए द्रव्यमान सूत्र भार ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो NaCl में Na जो होता है 23 होता है उसका आणविक द्रव्यमान, और क्लोरीन का होता है 35.5, तो इन दोनों का क्या हो गया 58.5 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो गया सूत्र द्रव्यमान हो गया। इन्हीं चीजें समझ में आया। तो ये हुआ आपने फॉर्मूला देखा और आणविक द्रव्यमान देखा कि हम फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं और उसका आणविक द्रव्यमान हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों रासायनिक सूत्र हमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं एवं परमाणुओं के रासायनिक संगठन को प्रदर्शित करता है। तो इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो और इसी तरह से पढ़ने के लिए आप हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही सीक्यू एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा में दें, और अपने दोस्तों से ये वीडियो जरूर शेयर करें और बताएं कि आप यहाँ पर आकर क्या कर सकते हैं, आप पूरी तरीके से अपनी फ्रीली स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड किसी तरह की समस्याएं यदि आती हैं तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि आप क्या चाहते हैं और किस तरीके से और पढ़ना चाहते हैं। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में नए जोश और ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।